मेरे दिल की तरह शाम भी उदास थी। मेरे पति का कनाडा का वीज़ा बनकर आ गया था और यह सोच सोचकर परेशान हो रही थी कि आलोक के बिना कैसे रहूंगी। एक बड़ी जॉइंट फैमिली का हिस्सा थी मैं। मेरे पति आलोक के 3 भाई और उनकी एक बहन थी। बहन अभी कुंवारी थी, उसकी शादी नहीं हुई। आलोक के दोनों भाई आलोक से बड़े थे और एक छोटा भाई भी है और उनकी शादी भी हो चुकी थी। घर में हमेशा शोर शराबा रहता था। मेरे ससुर एक गवर्नमेंट जॉब करते थे। मेरी सास एक सख्त औरत थी। वो अपनी नाक पर मक्खी भी बैठने नहीं देती थी। बहुओं पर दिन भर हुक्म चलाना और अपने काम करवाना, बस उनका यही काम था। मैं बहुत डरपोक थी। मैंने ज़्यादा पढ़ाई तो नहीं की थी, सिर्फ 10वीं पास थी। आज मैं माँ पापा की मौत के बाद मुझे मौसी ने ही पाला था। जब आलोक की माँ ने मेरी मौसी से मेरा रिश्ता मांगा तो मौसी ने फ़ौरन हाँ कर दी। उन्होंने यह भी नहीं देखा कि उस घर में लोग इंसानों की तरह नहीं बल्कि जानवरों की तरह रहते हैं। इस घर में 4 कमरे थे। एक में मेरे सास ससुर रहते थे। दोनों कमरों में मेरे दोनों जेठ और एक स्टोर रूम जैसा कमरा था, उसमें मेरी नंद थी। और आलोक के लिए तो हॉल था, उसमें एक बेड डाल दिया था और इधर उधर से एक पर्दा लगाकर सोते थे। जब खाना पक जाता था तो सब लोग उस पर ऐसे टूट पड़ते जैसे लंगड़ बट रहा हो। मेरा तो कभी खाना परोसा ही नहीं जाता था। ऊपर से ताने और मिलते थे कि तेरा पति कौन सा कमाता है। मैं उनसे ये तक नहीं बोल पाती थी कि इसमें मेरा क्या कसूर है। आलोक 2 साल से बेरोजगार थे। बड़ी मुश्किल से कनाडा का वीज़ा लगा था। हमारा एक बेटा भी था। देखते देखते उनका वीज़ा भी आ गया। आलोक विदा होते समय मुझे तसल्ली देने लगे कि वहाँ जाऊँगा तो तुम्हारे लिए बड़ा सा घर बनाऊँगा, बड़ी गाड़ी लूँगा और हमारे बच्चे के सारे सपने पूरे होंगे। तुम्हारे भी सारे सपने पूरे करूँगा। आलोक जब मुझसे यह सब बातें कह रहे थे तब मेरी सास और नंद दोनों छुपकर हमारी बातें सुन रही थी। मेरे पति के मुंह से ये बातें सुनते ही मेरी सास चिल्लाकर बोली, तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, अब सिर्फ अपनी पत्नी के सपने ही पूरे करना। अपनी माँ और बहन की कोई परवाह नहीं है तुम्हें। मेरी सास की दहाड़ सुनकर मैं एक कोने में खड़ी रही और आलोक भी चुपचाप खड़े होकर माँ की बातें सुन रहे थे। और फिर अब आलोक चले गए। उनके जाने के बाद घर में सन्नाटा छा गया। मेरे देवर की मंगनी पहले ही हो गई थी। अब मेरे देवर के ससुराल वाले शोर मचा रहे थे कि शादी कब होगी। अब मेरी सास मुझे घर से बाहर निकाल रही थी। मैंने कहा, छोटे से बच्चे के साथ कहाँ जाऊंगी? तो उन्होंने कहा कि बरामदा है ना, वहाँ पड़ी रहे चुपचाप से। इधर आलोक की भी कोई खबर नहीं आ रही थी। मैं क्या करती, शांति से माँ जी की बात मान ली और वहाँ चली गई। मुझे सिलाई आती थी, इसीलिए मैं अपना बोझ खुद उठा लेती थी, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे ताने सुनने पड़ते थे। वह मौसी जिन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था, अब वो भी इस दुनिया को छोड़ के चली गई थी। घर में 20 से 22 लोग रहते थे। मैं ही सबका खाना अकेले बनाती। सास नंद देवरानी जेठानी सब इधर उधर घूमने निकल जाती थी। एक दिन मेरे बेटे अंश को तेज बुखार था। मैं रोटी नहीं बना सकी। फिर क्या था, मेरे ऊपर कयामत आ गई। मेरी सास चीखने लगी कि हमने तुझे मुफ्त का रखा है और तू हमें रोटी बनाकर नहीं खिला सकती। मेरे भी गुस्से का बांध टूट गया। मैंने भी कह दिया, अंश को अपने मायके से लेकर नहीं आई थी। 20-22 लोगों का खाना अकेले पकाती हूँ। अंश को तेज़ बुखार हो गया था, इसलिए रोटी नहीं बना सकी। इतना कहते ही गजब हो गया था। मेरी सास ने मुझे एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा। मुझे कहा कि मुझसे जुबान लड़ाती है। मेरे ससुर भी उस वक्त घर पे नहीं थे, लेकिन उन्होंने बातें सुन ली थी। मैं सबकी आंखों में खटकती थी। ये अच्छा मौका मिल गया था सबको मुझे घर से निकालने का। फिर क्या था, सब ने मिलकर मुझे घर से निकाल दिया। जेठानी ने तो मेरा बिस्तर तक फेंक दिया था। 3 साल के बच्चे को गोद में लिए परेशान खड़ी थी। ये लोग इतने जालिम कैसे हो सकते हैं कि अंश के बारे में भी नहीं सोचा। मैंने अंश को गोद में लिया और सामान लिया, रिक्शे में बैठकर रवाना हो गई। दिल्ली में मेरे एक दूर के रिश्तेदार थे, उन्हीं के घर पहुंची। उन लोगों ने भी कह दिया कि मेरे पति को इस तरह से रहना पसंद नहीं है। रात कैसे गुजारूं, सुबह इंतज़ाम कर लेना। यहाँ भी रात गुजारने के लिए मुझे बरामदा ही मिला था। रात को इतनी सर्दी थी कि मैं अपने बच्चे को लेकर ठिठुरती रही, लेकिन इन लोगों को मेरे बच्चे का ख्याल भी नहीं आया। मैं दुकान से एक पैकेट बिस्किट लेकर आई। हमने बिस्किट खा लिया, फिर मैं लेट गई। अच्छा हुआ था कि चलते वक्त मैंने एक कंबल रख लिया था। मैं बस यही सोचती रही।
सुबह कहाँ जाऊंगी, मेरा ऐसा कोई रिश्तेदार भी नहीं है। रोते रोते मेरी आंखें लग गई। सुबह उठी तो अंशिका दीदी का ख्याल आया। वो भी दूर की रिश्तेदार थी, लेकिन उनसे मेरी अच्छी बनती थी। जब भी मिलती बड़े प्यार से मिलती थी। सुबह मैं नहा कर बिस्तर लपेटा और अपने बच्चे को लेकर अंशिका दीदी के घर पहुंच गई। वो मुझसे बहुत अच्छे से मिली। मैंने उन्हें अपना सारा हाल बताया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, तुम परेशान ना हो, यहाँ एक रूम खाली है किराए पर, उसे ले लेना। कुछ पैसे तो हैं ना तुम्हारे पास? मैंने कहा, हाँ। सिलाई के कुछ पैसे मैंने अपने कपड़ों में छिपा कर रखा था। इस तरह तो मेरी एक मुश्किल आसान हो गई थी। दूसरी अच्छी बात यह हो गई कि दीदी ने कहा कि यहाँ एक गारमेंट का कारखाना है, मैं बात करके उसमें तुमको नौकरी दिला दूँगी। फिर हम मकान देखने चले गए। वो कमरा तो उठ चुका था, एक और खाली था, लेकिन वह बहुत छोटा था। छोटा किचन, छोटा बाथरूम, लेकिन इस समय मेरे लिए ये बड़ा था। इस मकान के आंगन में एक पेड़ था जिसने पूरे आंगन को ढक रखा था। दीदी के बात करने से कारखाने में मुझे सिलाई का काम तो मिल गया। रहने खाने की बहुत बड़ी मुश्किल आसान हो गई। मैंने अंशिका दीदी को बहुत धन्यवाद किया। मैं अपने बच्चे के साथ वहाँ शिफ्ट हो गई। घर के सामान को एक कोने में रख दिया और सबसे पहले लिस्ट बनाई खाने पीने के सामान का। अंश को गोद में लिया और दुकान से सब सामान ले आई। अंश को भी बहुत भूख लगी थी, उसके लिए दूध भी लिया। घर आकर पहले उसे खाना खिलाया और फिर दूध दे दिया। उसने तोतली ज़बान में कहा, मम्मी क्या हम यहीं रहेंगे, दीदी के घर नहीं जाएंगे? जैसे तैसे दिन गुजरने लगे थे। लकड़ी और कोयले पर खाना बनाना पड़ रहा था। गैस के पैसे नहीं थे। मेरे काम से मालिक बहुत खुश था, उसने कुछ पैसे बढ़ा दिए थे, लेकिन सिलाई कर कर के मेरा थकान से बुरा हाल था। अकेली औरत को बड़ी सावधानी से रहना पड़ता है। यहाँ की औरतें आपस में बातें करती, मेरा भी मन करता, लेकिन उनके घरों में मर्द रहते हैं, मेरे घर में कोई मर्द नहीं था, इसीलिए मुझे सावधानी से रहना था। अब खाने पीने का कोई टेंशन तो नहीं था। मुझे दिन भर काम करती तो शाम को अच्छे पैसे मिल जाते। कम से कम ससुराल से छुटकारा तो मिल गया था। जब भी लेटती तो आलोक की बहुत याद आती थी। अंश भी अपने पापा के बारे में हमेशा पूछता रहता। आलोक के ना रहने पर मेरे साथ क्या क्या हो गया। समय गुजरता गया। अब अंश 5 साल का हो गया। मैंने एक स्कूल में उसका दाखिला भी करवा दिया। मैंने अपने ससुराल फ़ोन भी किया कि आलोक की कोई खबर मिल जाए, लेकिन वो लोग आवाज़ सुनते ही फ़ोन काट देते थे। फिर मैंने सोचा कि ससुराल जाकर देखती हूँ, वहाँ उनकी कोई खबर मिल जाए। मुझे एक दर्दनाक हादसे के बारे में पता चला। मेरे देवर ने दिवाली के लिए घर में ढेर सारे पटाखे जमा करके रखे थे। उन्हें वो दिवाली पर बेचने वाला था, लेकिन एक चिंगारी से धमाका हो गया पूरे घर में, जिसमें मेरे सास ससुर, देवर, जेठ जेठानी सब जल के ख़त्म हो गए थे। जेठ के बच्चे थे जो अपाहिज हो गए थे और नंद भी बच गई थी। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खटखटाया, वैसे ही मेरी ननद ने दरवाज़ा खोलकर ज़ोर से मेरे मुंह पर ही बंद कर दिया था। उसने मुझे घर के अंदर घुसने तक नहीं दिया। मैं रोती हुई घर वापस आ गई। अब मेरी मुश्किलें और भी बढ़ रही थी। कारखाने में काम मिलना कम हो गया था। मैं अंश की फ़ीस कैसे दूंगी? और अब कारखाना भी बंद हो गया था। मेरी एक पड़ोसन कहने लगी कि जिस घर में तुम रहती हो उसमें भूतों का साया है। अब यह बात मेरे दिमाग में चलने लगी। फिर मैंने एक आंटी जी से पूछा, क्या यह बात सच है कि उस घर में भूत रहते हैं? वो हंसकर कहने लगी, इसमें एक डाकू मरा था। तब वो घर नया नया बन रहा था। डाकू उसमें छिप गया था और फिर पुलिस के चलते वो मारा गया था। सब कहते हैं उस घर में आत्मा भटकती है। अब मेरी टेंशन और बढ़ गई थी कि मैं उस घर में कैसे रहूँगी। एक तो रोजी रोटी मेरी बंद हो गई थी, ऊपर से भूतों वाली बातों ने मेरी मुश्किल और बढ़ा दी थी। धीरे धीरे डरते डरते ही कई दिन गुजर गए। अब मेरे पास एक भी पैसे नहीं बचे। मैं भगवान से यही प्रार्थना करने लगी कि मेरा एक छोटा सा बच्चा है, कुछ तो दया करो भगवान। मेरा अंश सो गया था। मैं आंगन में आकर बैठ गई। आंगन में मैंने लहसुन, प्याज, धनिया और आलू भी लगाया था। मैंने एक लकड़ी से खोदना शुरू किया कि आलू निकाल सकूं। तभी मुझे एक सख्त चीज़ महसूस हुई। मैंने उस गड्ढे को पहले खोदा और उसके बाद फिर उस पर चारपाई रख दी ताकि कोई देख ना सके, और मैं उस गड्ढे में उतर गई। उस बॉक्स को खोलकर देखा तो मेरे होश उड़ गए। उसमें तो ढेर सारे पैसे की गड्डी और सोने के जेवरात रखे हुए थे। मैं जल्दी से अंदर से कपड़ों का थैला लाई और उसमें सब भर कर कमरे में रख दिया और उस गड्ढे को मिट्टी से अच्छे से ढक दी। मेरे अंदर से आवाज़ आई,
अब मेरी सारी मुश्किल आसान हो जाएगी। सबसे पहले जिससे कर्ज लिया था उनके वापस करूँगी। जब पैसे ना हो तो कोई उधार सामान भी नहीं देता। दूध वाले ने भी दूध देने से मना कर दिया था। अब मेरे पास पैसे आ गए हैं। मैंने कहा, ये लो पैसे और दूध दो। एक आंटी जी भी आई थी 200 रुपये मांगने के लिए। पहले मैंने उनसे लिया था, फिर उनको लौटा दिया। घर में खाने को कुछ भी नहीं था। बाज़ार से घर की ढेर सारी चीज़ें लाई। अंश को बहुत भूख लगी थी, उसे खाना खिलाया। एक दिन एक आंटी आई मेरा हाल चाल लेने। उन्होंने कहा, तुम अब काम पे नहीं जाती तो खर्चा कैसे चलता है घर का? मैंने कहा कि मेरे पति भेजते हैं। उन्होंने कहा, मैं कहीं बात करूं अगर तुम कहो तो। एक कोठी है, वहाँ पे काम करने के लिए एक सुंदर औरत की ज़रूरत है। मैंने कहा कि काम से सुंदरता का क्या लेना देना। फिर मुझे मेरे मकान मालिक का फ़ोन आया। वो 55 साल के थे। उन्होंने कहा, तुम्हारे आंटी जी की तबीयत बहुत ख़राब है, तुम देखने आ जाओ। मैंने सोचा कि देखना तो चाहिए आंटी जी को। कुछ देर बाद मेरे घर की घंटी बजी। मैंने गेट खोला तो मेरे मकान मालिक थे। उन्होंने मेरे साथ धोखा किया था। मेरा हाथ पकड़ा और मेरा मुंह बंद करके मुझे अपनी बाहों में भर लिया और कहने लगे, तुम मुझे खुश कर दो, मैं ज़िंदगी भर तुम्हें खुश रखूँगा। मैं रोने लगी। जैसे तैसे करके मेरे हाथ में एक डंडा लगा, उससे मैंने उनके सिर पे मार दिया। वो नीचे गिर गए और मैं जल्दी से अंश को लेकर थैले को लेकर पीछे के दरवाजे से भागी। मुझे नहीं पता था मैं कहाँ जा रही हूँ, बस भागती जा रही थी। बुढ़ा मेरे पीछे आ रहा था। भागती ही एक चौड़ी सड़क पर आकर बैठ गई और मेरे साथ क्या होगा यह मैं नहीं जानती थी। इस थैले की भी चिंता हो रही थी। तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा। मैं डर गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो आलोक थे। मैं उन्हें हैरानी से देखती जा रही थी। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। फिर मैं उनको पकड़कर बहुत रोई। उन्होंने कहा कि जो लोग मुझे लेकर गए थे वो फ्रॉड निकले। जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर यहाँ तक इंडिया भाग कर आया हूँ। घर गया तो वहाँ सब कुछ ख़त्म हो चुका था और मोहल्ले की एक औरत ने बताया कि तुम्हारे बीवी और बच्चे को तुम्हारी माँ ने घर से निकाल दिया था। मैं तुम्हें कहाँ ढूंढता। मैं यहाँ नौकरी की तलाश में आया था और देखो भगवान ने हमें मिला दिया। अब हम सब साथ रहेंगे। अंश भी अपने पापा को देखकर बहुत खुश हुआ। मैंने भी आलोक को सारी बातें बताईं, जो कुछ भी मेरे साथ हुआ। यह सब सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, अब से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। तुम, मैं और हमारा बच्चा अब हम सब साथ रहेंगे। दोस्तों, आज की कहानी आप लोग को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक अच्छी सी कहानी के साथ।